सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को उपसर्ग पाठ के बारे में बताया था, उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, परीक्षा में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने को आते हैं, अर्थात MCQ जिसे हम कहते हैं। तो हम जितने पाठ हमने पढ़ाए हैं उन पाठों के आधार पर प्रश्न पूछे हैं, तो आप भी देखिए कि किस तरह से MCQ परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए आपको पाठ जो है ठीक से पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न है बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन है? ये कविता मैंने बसंत भाग 1 में आप लोगों को पढ़ाई है। तो इसमें देखिए बच्चों 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, गणेश शंकर, शिव मंगल सिंह सुमन और सुमित्रा नंदन पंत। तो आपने कविता पढ़ी है और आप इसका सही उत्तर भी जानते हैं बच्चों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन। तो सही उत्तर बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? उड़ान, हंसना, रोना। और सब बातें तो ठीक है, हंसना रोना ये पक्षियों का तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन स्वाभाविक जो उनकी क्रिया है वो विशेषता है उनकी उड़ना, यानी वो पिंजरे में रहकर अपना क्या भूल गए हैं? उड़ान भूल गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उड़ान। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? दादी माँ कहानी के लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जुखाम, खांसी, बुखार। तो कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, पाठ के आधार पर हम बच्चों कह सकते हैं कि दादी माँ कहानी के लेखक को कौन सी बीमारी हो गई थी? बुखार। दादी माँ ने संदूक से निकाल कर क्या दिया? दादी माँ ने संदूक से निकाल कर क्या दिया? हार, रुपए, कंगन। तो बच्चों सही उत्तर है कंगन। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ कैसी लगी? दुर्गा देवी, शापग्रस्त देवी थी, लक्ष्मी देवी। तो यदि हम पाठ के अनुसार चलते हैं तो लेखक को दादी माँ कैसी लगी थी? शापग्रस्त देवी थी, है? और दूसरा अगला प्रश्न है बच्चों, पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या खाना चाहते हैं? पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या खाना चाहते हैं? तो बच्चों ये है कड़वे नीम के फल। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये ऑप्शन एक साथ है बच्चों, कड़वे नीम के फल। दूसरा ऑप्शन है केले, तीसरा ऑप्शन है संतरे। तो कविता हमने पढ़ी है, तो उसमें है, कहीं भली है कटुक निगौरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी जो भांति भांति के व्यंजन हमें दिए जाते हैं, उससे अच्छा है कि क्या दिया जाए उसकी जगह उन्हें कड़वे नीम के फल खाना पसंद है, जबकि उन्हें भांति भांति के जो व्यंजन दिए जाते हैं वो नहीं पसंद है। तो पहला ऑप्शन कड़वे नीम के फल ऑप्शन सही है।
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? भाषा और व्याकरण पाठ आप लोगों ने पढ़ा है। उसके आधार पर हिंदी भाषा की लिपि फारसी है, रोमन है, देवनागरी है। तो फारसी लिपि बच्चों उर्दू की है, रोमन लिपि अंग्रेजी की है और हिंदी की लिपि सही जो है होता है देवनागरी। ठीक है। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 22, 24। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 22, 24। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 22। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो हमने आप लोग को पढ़ाया है कि वर्ण कितने प्रकार के। तो बच्चों इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4। तो वर्ण हमने पढ़े हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपने मुख्य रूप से पढ़े हैं स्वर और व्यंजन, यानी वर्ण जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 2। प्रश्न 10 है, किस भाषा की लिपि फारसी है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो किस भाषा की लिपि फारसी है? हिंदी की हमें पता है देवनागरी है, अंग्रेजी की हमें पता है रोमन लिपि है और यानी कि फारसी लिपि जो है वो उर्दू भाषा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उर्दू। तो ये थे आप लोगों के बच्चों MCQ प्रश्नों के उत्तर। किस तरह से यदि हम पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकते हैं। एक बार पुनः बच्चों इन प्रश्नों को देख लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन। पंछी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? उड़ान, हंसना, रोना। तो पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? उड़ान। पहले प्रश्न का उत्तर था शिवमंगल सिंह सुमन और दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों उड़ान। दादी माँ कहानी के लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? तो इसका सही उत्तर है बच्चों बुखार। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? कंगन। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? शापग्रस्त देवी थी। पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या खाना चाहते हैं? कड़वे नीम के फल। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। और किस फारसी लिपि किस भाषा की है? तो किस भाषा की लिपि फारसी है? तो उसका सही उत्तर होगा बच्चों उर्दू। तो ये बच्चों वर्ण के सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों का 2 और किस भाषा की लिपि जो है वो फारसी है। तो इसका सही उत्तर हो गया बच्चों उर्दू। अब बच्चों हम देख लेते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले बच्चों मैंने आपको उस दिन बताया था कि कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। आज आप लोगों को मैं अभ्यास कार्य के लिए यही दे रही हूँ। ये गद्यांश है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। तो गद्यांश देख लीजिए बच्चों। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं
कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास कर सकते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता है, नहीं तो विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। आपने देखा हमारे देश की जो पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। यानी जनसंख्या बढ़ने से लोगों को ठीक से रोटी नहीं मिल पा रही, कपड़ा नहीं मिल पा रहा, मकान की कमियां हो गई हैं, मकान नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, बेरोजगारी यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है जिससे कि वो कमा सकें, निरक्षरता, जब लोगों के पास धन नहीं होगा तो वो बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, यानी बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, उन्हें अक्षरों का ज्ञान भी नहीं होगा क्योंकि छोटे से ही उन्हें काम करने में लगा दिया जाता है। कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी, जितनी भी अन्न की उत्पत्ति होती है उससे अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, जो कृषि के लिए भूमि है वो उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, और भी जो कुटीर उद्योग चलते हैं उसके उत्पादन में भी बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से कमी आ रही है। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं, यानी विकास तो हो रहा है, विकास जितना भी हो रहा है, आगे प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी क्या होता है, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि विकास में बढ़ोतरी जो है हमारी 30-40% होती है, तो जनसंख्या हमारी मान लीजिए 60% के दर से बढ़ रही है या 50% के दर से बढ़ रही है, तो क्या होगा, यदि विकास से 20%, 30% अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज में क्या हमें कमी तो दिखाई पड़ेगी। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उनकी भी कमी पड़ी जाएगी। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। यद्यपि सरकार की ओर से बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर जो है रोक लगे, लेकिन क्या होता है, लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो जितने भी सरकारी प्रयास किए जाते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों के लिए, तो वो सब सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जितने लोगों के लिए वो योजना बनाई जाती है जनसंख्या उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाती है, तो इसलिए वो प्रयास जो है वो पर्याप्त नहीं दिखाई पड़ते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। कृषि उत्पादन भी हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके सामने ये जो प्रयास हैं वो हमें नगण्य मतलब बहुत कम दिखाई पड़ रहे, बहुत मामूली दिखाई पड़ रहे, न गिनने योग्य है ना, तो वो कम दिखाई पड़ रहे, नगण्य गणना के योग्य नहीं है। जो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। और यदि ऐसा नहीं किया गया, यदि हमने बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई, यदि हमने जो है ज्यादा जनसंख्या बढ़ने दी, तो क्या होगा, विकास के लिए जो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं वो अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि हम मान लीजिए
100 लोगों के लिए जो है किसी चीज का उत्पादन करते हैं, और यदि हमारी जनसंख्या जो है 150 हो जाए तो वो 50 लोग जो है वो किसका, भुखमरी का शिकार होंगे। तो इसीलिए है, यदि बढ़ती जनसंख्या पर ये हमारा दायित्व है कि हम जो है अपने परिवारों को ज्यादा बढ़ने न दें। हर परिवार में 1 या 2 ही बच्चे हों तो ज्यादा अच्छा है। अब पहले प्रश्न है आपको, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? तो बच्चों आपको इसका उत्तर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आप स्वयं लिखिएगा। किसके समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं? तो अभी मैंने पूरा इसलिए पैराग्राफ यानी अनुच्छेद एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को, इसलिए आप लोग इसका उत्तर भी स्वयं लिख सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आप लोगों को पैराग्राफ में मिलेगा। बढ़ती जनसंख्या के सामने क्या नगण्य सिद्ध हो रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो आगे 5वां प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया, शीर्षक हम उस को ही लिखते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात की जाती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में या अनुच्छेद में जिस समस्या की ओर इंगित किया गया है वही इसका शीर्षक है। तो बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, क्योंकि पहले भी मैं एक बार आप लोगों को अपठित गद्यांश और पद्यांश यानी कविता के बारे में बता चुकी हूँ। अब आगे आप लोग जो है कविता की पंक्तियां देखेंगे और उसके आधार पर प्रश्नों को समझेंगे बच्चों। तो बच्चों निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंक्तियां क्या है बच्चों, समझेंगे। कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी, जमे हुए धुएं सी पहाड़ी है दूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। तो बच्चों इन कविता की पंक्तियों को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को उत्तर लिखने में आसानी हो। कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली, गांव में किस ओर से हवा चली आ रही है? पूरब दिशा की ओर से। खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी, पूरब की हवा चल रही है और हवा तेज है। तो क्या हुआ, जो खपरेल बने हुए हैं गांव में, जो छतें बनी होती हैं खपरेल की, तो वो क्या हो रही है, वो खुलने लगी है। हवा इतनी तेजी से चल रही है कि जो छतें बनी हुई हैं खपरेल की वो खड़ रही हैं। तो वही है, खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी, यानी खपरेलों की जो छतें बनी हुई हैं वो उड़ने लगी हैं, वो टूटने लगी हैं। जमे हुए धुएं सी पहाड़ी है दूर की, और जो दूर में पहाड़ी स्थित है वो ऐसे दिखाई पड़ रही है जैसे धुआं जम गया होगा, क्योंकि पहाड़ियाँ जो है वो काली थोड़ी दिखाई पड़ रही है दूर से, और यहाँ भूरी टाइप की दिखाई पड़ रही है। तो वो जो है वो धुएं के समान दिखाई पड़ रही है, दूर है पहाड़ियाँ। काजल की रेत सी कतार है खजूर की, और जो पेड़ में खजूर लगे हुए हैं, खजूर भी बच्चों गहरे भूरे रंग के होते हैं, लेकिन वो ऐसे लटक रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि काजल की रेखा खींच दी गई हो, क्योंकि बच्चों वो लंबाई में खजूर नीचे की ओर लटकते हैं, और वो पतली पतली जो है डंडियां होती हैं जिसमें खजूर लटके होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो काजल की रेखा है
जो खजूर लटके हुए हैं वो काजल की रेखा के समान है। सोने का कलश लिए उषा चली आ रही है। प्रातः काल का समय है। उषा जो है प्रातः काल के समय को कहते हैं उषा काल। तो वही सोने का कलश लिए, क्योंकि सुबह सुबह जब प्रातः काल होता है तो चारों ओर लालिमा छा जाती है और उससे रोशनी फैलती है तो वो सुनहरे रंग की लगती है, तो वो सोने जैसा रंग। तो सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। तो उषा जो है सुबह की प्रातः काल की जो रोशनी है वो लेकर आ रही है, यानी प्रातः काल हो रहा है। माथे पर दमक रही है आभा सिंदूर की। जब प्रकाश फैलने लगता है फिर उसके बाद आकाश में जो है नारंगी रंग दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे सूरज भगवान आते हैं तो वही है कि जो प्रातः काल हो रही है तो उषा काल के माथे पर जो है क्या चमक रहा है, सिंदूर की आभा। जो वो ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, वो बच्चों सिंदूर की रेखा के समान प्रतीत हो रहा, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो उसके बीच में ही जो है उसके जो नारंगी रंग दिखाई पड़ता है जहाँ से उदय होता है। तो वो ऐसे लग रहा है कि उषा काल के माथे पर जो है वो सिंदूर लगा हुआ है। ठीक है, तो माथे पर दमक रही है आभा सिंदूर की। तो उषा काल के माथे पर जो है वो सिंदूर जो है ऐसा लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों ये थी आपकी पंक्तियाँ। अब इस पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। किस ओर से हवा चली। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हवा जो है वो किस ओर से चली है, क्योंकि अभी मैंने कविता की पंक्तियाँ जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए आप लोगों को बताया कि किस ओर से हवा चली है। अब बच्चों इसके आगे हम दूसरे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है बच्चों, पहाड़ी कैसे दिखाई दे रही है। तो पहाड़ी कैसी दिखाई दे रही है आप लोग को बच्चों ये पता ही है। उसमें का लिखा हुआ है, जमे हुए धुएं सी पहाड़ी है दूर की, उषा कैसा कलश लेकर आई है। तो इस प्रश्न को भी बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो प्रातः काल है वो कैसा कलश लेकर आई है उषा, क्योंकि प्रातः काल के समय को कहा गया है किसके मस्तक पर सिंदूर है। तो ये भी बच्चों अभी मैंने पंक्तियाँ बताते हुए, उनका अर्थ बताते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए आपको बताया कि किसके मस्तक पर सिंदूर है। और दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कमल का पर्यायवाची है नीरज, पंकज, जलज, ठीक है। और वायु का हवा, पवन, समीर, इसी तरह आग का अग्नि, अनिल, पावक। तो ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसी तरह हमें दुनिया का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बच्चों आप लोगों को दोनों ही अपठित समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर समझाए वो भी समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैंने जो है आप लोगों को वेडनेसडे को एक्सप्लेनेशन भेजा था, जो हिंदी का काम था। उसमें होम असाइनमेंट दिया था, जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य दिया है। उसमें आप लोगों को जो प्रश्न दिए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। यदि बच्चों आपको गृह कार्य में कोई प्रश्न न समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का जो मैं कार्य दे रही हूँ, जैसे मैंने अब MCQ प्रश्नोत्तर तो वैसे आराम से आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में बताया, और इसके प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं लिखने हैं। फिर भी
इन प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।